हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रेप इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीएचडी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपी टीजीटी पीएचडी DSSP या फिर बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बार आप इसके PDF को देख लें। मैंने इसमें केवल क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं किया है, बल्कि क्वेश्चंस के की पॉइंट को भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, और जो भी पॉइंट्स याद करने वाले हैं मैंने उसे निमोनिक के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश की है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल प्रेप इंग्लिश से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेटमेंट विच मे कंटेन 2 और मोर मीनिंग एज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एज है, इसको एज कर लें। पूछ रहा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट जो 2 या 2 से अधिक मीनिंग रखता हो वो एग्जाम्पल हो सकता है। किसका एग्जाम्पल हो सकता है? एनेक्डोट, एपिग्राम, एम्बिग्यूटी या फिर फॉइल। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मीन्स ऐसा स्टेटमेंट जिसकी 2 या 2 से अधिक मीनिंग निकल जाए वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो होगा एम्बिग्यूटी का। मीन्स थर्ड ऑप्शन सही है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, ही गेव हर कैट फूड। इसका 2 मतलब निकल रहा है कि उसने उसके कैट को फूड दिया या फिर उसने उसके कैट को फूड दिया। मीन्स कैट को या तो खाना खिलाया गया या कैट को खुद खाना बनाकर किसी को खिला दिया गया। अगर इस तरीके से कोई स्टेटमेंट है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो एग्जाम्पल होता है एम्बिग्यूटी का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो यूपी पीएचडी में 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने वहीं से ये क्वेश्चंस कुछ नोट किए हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, अ फिगर ऑफ स्पीच wherein a comparison is made between 2 unlike quantities without use of word like or as is termed as। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना है बिना लाइक और एज वर्ड का यूज़ किए हुए। तो आपने जो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा होगा आपने उसमें देखा होगा कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड यूज करते हैं लाइक एंड एज और कंपैरिजन करते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स का। बट मेटाफॉर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम कंपैरिजन तो करते हैं बट लाइक और एज वर्ड उसमें यूज नहीं करते। तो सेकंड नंबर में कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही है मेटाफॉर। इसकी एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे उसके तीनों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से पहले देखते हैं सिमिली का। सिमिली इसमें कंपैरिजन होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, बट इसमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। और जो कंपैरिजन है वो शो किया जाता है इन वर्ड्स के थ्रू, लाइक, एज एंड सो। ये 3 वर्ड जरूर आते हैं सिमिली में, लाइक, एज एंड सो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ओह माई लव्स लाइक रेड रेड रोज। वही मेटाफर क्या होता है? इट डज नॉट लाइक सिमली। ये सिमली के जैसा नहीं होता है। दैट स्टेट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट एज अनदर। मीन्स बोल रहा है कि मेटाफर सिमली के जैसा नहीं होता कि जो किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से कंपैरिजन कराता है या फिर बताता है कि दोनों एक जैसे हैं। तो फिर मेटाफर में होता क्या है? मेटाफर में होता है कि वो दोनों चीज़ों को एक ही बताता है, एक जैसा नहीं कह करके बोलता है कि ये जो 2 चीज़ें हैं वो एक ही हैं। इसमें कोई भी एज, सो या फिर लाइफ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम, यहाँ पर लाइफ का कंपेरिजन ड्रीम से नहीं किया गया है, बल्कि बोला गया है कि जीवन ही स्वप्न है। जीवन स्वप्न के जैसा नहीं है, बल्कि जीवन ही स्वप्न है। आई होप कि आपको सिमिली और मेटाफर दोनों क्लियर हो गया होगा। इसमें एक ऑप्शन सोलिलॉक्वी भी है। सोलिलॉक्वी जो स्टेज पर एक सिंगल पर्सन द्वारा बोला जाता है, या तो जो अपने मन में बोलता है वो जो कैरेक्टर होता है, या फिर वो लाउडली भी इसको बोलता है, बट वो होता उस टाइम अकेले ही है, वो होता है सोलिलॉक्वी। अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, अ प्ले ऑन वर्ड्स वेयरइन अ वर्ड इज यूज्ड टू कन्वे 2 मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। बोल रहा है एक वर्ड तो एक ही समय में 2 मीनिंग को कन्वे करे उसको क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट बोल रहा है पन, सटायर, हाइपरबोली या फिर पैराडॉक्स। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कि मीन्स एक ही वर्ड का यूज़ 2 मीनिंग दे, तो वो एग्जाम्पल होता है पन का।
आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि पन क्या होता है। बोल रहा है अ पन कंसिस्ट इन द यूज ऑफ वर्ड इन सच अ वे दैट इट इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन। मीन्स पन इसमें किसी भी वर्ड का एप्लीकेशन तो एक बार होता है, लेकिन उसकी एक से ज़्यादा मीनिंग निकलती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। यहाँ पे वर्ड जो लाइज आया है इसी में पन है। लाइज का दो मतलब होता है, एक पड़े रहना और एक होता है झूठ बोलना। तो यहाँ तो आया है कि एब्रॉड मीन्स जो एक एम्बेसडर कैसा इंसान होता है, ऑनेस्ट पर्सन होता है, जो बाहर अपने देश की अच्छाइयों के लिए बाहर रहता है। और वहीं क्या बोल रहा है कि वो झूठ बोलता है, लाइज। तो लाइज में ही यहाँ पे पन है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में पूछ रहा है अ वर्क दैट मेक फन ऑफ अनदर वर्क बाय इमिटेटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ राइटर इज कॉल्ड। ऐसा वर्क जो दूसरे वर्क को इमिटेट करके फन के तौर पर यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सटायर बोलते हैं, फार्स बोलते हैं, या फिर पैरोडी, फाइपल क्या बोलते हैं? अगर आपने अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि वो एक पैरोडी है। तो वो भी एक तरीके से जो क्लासिकल एपिक पोम है उन्हीं को इमिटेट करके लिखा गया है, बट एज ए फन वो लिखा गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा पैरोडी, थर्ड नंबर। एक्सप्लेनेशन आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ से PDF डाउनलोड करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ में पूछ रहा है द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट सोसाइटी की जो स्टडी है उसको क्या कहा जा सकता है? एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या फिर एथनोलॉजी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सही हो जाएगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जिसमें एंशिएंट सोसाइटीज़ को स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? ये मानव विज्ञान होता है। हिस्ट्री आप जानते हैं। एथनोलॉजी इसको पुरातत्व विद्या बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मर्डर ऑफ ब्रदर। ब्रदर के मर्डर को क्या बोला जाता है? पैट्रीसाइड, रेजिसाइड, होमिसाइड, फैट्रीसाइड। यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा साइड। इसका मतलब होता है हत्या। जो रूट वर्ड है, आपने सुसाइड में ये वर्ड देखा होगा। अगर आपने नॉर्मन लेविस के डिक्शनरी को पढ़ा होगा तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो अगर आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम तो यहाँ पे बता ही देंगे। मर्डर ऑफ ब्रदर को बोलते हैं फैट्रीसाइड। फैट्री जो ब्रदर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। और एक बात बोलेंगे आपसे, अगर आपने नॉर्मन लेविस की बुक को नहीं पढ़ा है तो आप नॉर्मन लेविस की बुक को ले लें, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, चाहे वो एंटोसिनो या फिर स्पेलिंग एरर के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप उसको आज ही ले लें। और यहाँ पे 3 वर्ड और हैं, पैट्रीसाइड, रेजिसाइड एंड होमिसाइड। पैट्रीसाइड का क्या मतलब होता है? पैट्री पितृहत्या, मतलब फादर का मर्डर। रेजिसाइड ये राज हत्या होता है। होमिसाइड होता है होमोसेपियंस मीन्स मानव मनुष्य हत्या, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें ऑप्शन सही हो जाता है 4 नंबर, फ्रैट्रीसाइड। अब 7 नंबर क्वेश्चंस में पूछ रहा है विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम उनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक के नाम से जानी जाती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गिल्टी एंड सॉरो, द प्रिल्यूड, द एक्सकर्जन एंड पेटरविल। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सही है द प्रिल्यूड। जो प्रिल्यूड इनकी जो प्रिल्यूड पोएम है उसे ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक के नाम से जाना जाता है। ये इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था 1798 में, बट अपने लाइफ टाइम में इसे पब्लिश नहीं करा पाए। पब्लिश होती है 1850 में इनकी वाइफ के द्वारा, मैरी हचिंसन। और इस पोएम का पूरा जो टाइटल है वो क्या है? द प्रिल्यूड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। स्टार्ट कब किए थे? 1798 में। और इन्होंने कभी भी इसका टाइटल नहीं दिया। वो बोलते थे इसको पोएम टू कोलरिज, मीन्स वर्ड्सवर्थ ने इसे पोएम टू कोलरिज के नाम से लिखा था, बट आफ्टर हिज डेथ इनकी वाइफ ने इसे द प्रिल्यूड के नाम से 1850 में पब्लिश कराया। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स
लेट नेचर बी योर टीचर। आपको ये लाइन याद रखना होगा, लेट नेचर बी योर टीचर। वैसे तो विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट हैं और इनके सभी पोएम्स की थीम्स लगभग नेचर ही है, बट ये लाइन किस पर्टिकुलर पोएम में आई है, लेट नेचर बी योर टीचर, ये आपको याद रखना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन सही है, द टेबल टर्न। टेबल टर्न पोएम लिखी जाती है 1798 में और पब्लिश होती है लिरिकल बैलेड में 1798 में ही पब्लिश हो जाती है, और इसका जो थीम है वो इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर है। 9th नंबर में पूछ रहा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पी.बी. शेली इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। पी.बी. शेली के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? द ह्यूमन माइंड ड्रीमिंग, रीजन पुशिंग अवे इमोशन, द ह्यूमन माइंड एट वर्क, द ह्यूमन माइंड सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मीन्स पी.बी. शेली के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है? सेकेंड ऑप्शन, द रीजन पुशिंग अवे इमोशन, ये ऑप्शन सही है। 10th नंबर देखेंगे, फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। कौन से प्रोफेशन के लिए जॉन कीट के पास लाइसेंस तो था लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया? फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर या फिर लॉयर। तो आपको याद होगा कि उनके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस तो था लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं किए, वो क्या बन जाते हैं? पोएट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन 1। 11th में पूछ रहा है, व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट की डेथ किसकी वजह से हुई थी? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टाइफाइड, किसकी वजह से हुई थी? इनकी डेथ हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 12th में पूछ रहा है, हु कॉल्ड द वेस्ट लैंड इज अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। एलन टैट, जेसी रैनसम, आई ए रिचार्ड्स, एफ आर लेविस। तो वेस्ट लैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज किसने कहा था? आई ए रिचार्ड्स। 2 बार आप बोलेंगे आई ए रिचार्ड्स म्यूजिक ऑफ आइडियाज, आई ए रिचार्ड्स म्यूजिक ऑफ आइडियाज, तो आपको ये ऑप्शन याद हो जाएगा। 13th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन। सोनेट किस मीटर में लिखा जाता है? आप जानते हैं कि सोनेट पोएम लिखने का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। तो ये कौन से मीटर में लिखा जाता है? एम्बिक हेक्सामीटर, एम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक टेट्रामीटर, एम्बिक ट्राईमीटर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन। सोनेट का ओरिजिन किस कंट्री में हुआ था, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सोनेट का ओरिजिन इटली में है और इटालियन पोएट इसको ऑक्टेव एंड सेस्टेस में लिखा करते थे, जिसको मिल्टन ने भी फॉलो किया है। बाद में ये अदर कंट्रीज में भी आती है। इंग्लैंड में इसे क्वार्टरेन एंड एक कपलेट में लिखा जाने लगा था। शेक्सपियर ने इसे बहुत ही फेमस कर दिया। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट लिखी है? 154 सोनेट। कितनी सोनेट? 154 सोनेट। इवन जो इंग्लिश सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें 3 क्वार्टरेन एंड कपलेट हैं। तो इस तरीके से सेकेंड ऑप्शन सही होता है कि सोनेट एम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। 14th में पूछ रहा है, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम टर्म किसने इन्वेंट किया है? जी.एम. हॉपकिंस या टेनिसन, ब्राउनिंग या फिर वर्ड्सवर्थ। जब भी स्प्रंग रिदम का नाम आए तो आपके टिप पर एक नाम आना चाहिए, वो जी.एम. हॉपकिंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, हॉपकिंस। 15th में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। शेक्सपियर के कौन से प्ले में एपिलॉग है? द टेम्पेस्ट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हैमलेट एंड ट्वेल्थ नाइट। तो कौन से में एपिलॉग लिखा है शेक्सपियर ने? वो है द टेम्पेस्ट। ये कब पब्लिश हुआ था? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टेम्पेस्ट जो लास्ट प्ले माना जाता है, प्रोबेबली 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया था, और ऐसा माना जाता है कि ये प्ले है जिसको इन्होंने अकेले लिखा था। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मैजिक है, बेट्रायल है, रिवेंज एंड फैमिली। ये द टेम्पेस्ट जो इनका लास्ट प्ले है उसकी थीम है। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स इज। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स है क्या? अ काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट है। फादर्स अट्रैक्शंस टूवर्ड्स हिज डॉटर, और ब्रदर्स अट्रैक्शंस टूवर्ड हिज सिस्टर, और सन्स अट्रैक्शंस टूवर्ड्स हिज मदर। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स क्या? अगर आप
को ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स स्टोरी पता होगी तो आपको पता है कि इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अ सन्स अट्रैक्शंस टूवर्ड हिज मदर। तो 16 में कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, हु सेड दैट शेक्सपियर ऑन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइन एंड नो हीरोज। शेक्सपियर की कॉमेडी में ओनली हीरोइंस है, हीरो नहीं है। ये बात किसने कही है? बेन जॉनसन ने, जॉन रस्किन, टॉमस कार्लाइल, विलियम हैजलिट। तो किसने बोली है? ये बहुत ही फेमस लाइन है। किसने कहा है? जॉन रस्किन ने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन, जॉन रस्किन। 18 में बोल रहा है, द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो अकर्स इन। ये जो लाइन है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है हैमलेट से। कहाँ से ली गई है? हैमलेट से, जो शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस ड्रामा है। ये जो कोट है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, ये एक्ट 5 सीन 2 में आता है। और इसको बोला कौन है? ये हैमलेट ने ही बोला है। एक्ट 5 और सीन 2 में क्या सीन है? वहाँ पे हैमलेट के जो स्टेप फादर हैं किंग क्लॉडियस, वो एक ड्यूल अरेंज कराते हैं कि हैमलेट और लेटिस के बीच में, जो पोलिनस का सन है और ओफेलिया का भाई, उनके बीच में एक ड्यूल होता है। यही मेन सीन है एक्ट 5 सीन 2 की। उसी में ये लाइन अकर्ड होती है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। 19 नंबर में पूछ रहा है, हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक। किसने कहा था कि कीट वाज अ ग्रीक? तो किसने कहा था? उनके फ्रेंड पीबी शेली ने कहा था। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, पीबी शेली। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टैंजा फॉर्म डिड शेली यूज इन हिज फेमस पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड में कौन से स्टैंजा फॉर्म को शेली ने यूज किया है? तो कौन से फॉर्म को यूज किया है? राइम रॉयल, ये रोम नहीं है, ये राइम रॉयल है, एंड ओटवा राइमा, टर्जा राइमा, स्पेंसरियन स्टैंजा। तो कौन से स्टैंजा फॉर्म को यूज किया है? टर्जा राइमा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, टर्जा राइमा। देखते हैं कि टर्जा राइमा क्या है। टर्जा राइमा पोइटिकल वर्स फॉर्म होता है जो इंटरलॉकिंग राइम स्कीम ऑफ 3 लाइन स्टैंजा की होती है। मीन्स ये पोइटिक वर्ड्स है और 3 लाइन का स्टैंजा होता है और आपस में इसकी जो राइम है इंटरलिंक होती है। इंटरलिंक इन द सेंस कि अगर फर्स्ट ए बी ए है तो सेकंड कैसे शुरू होगा स्टैंजा? बी से, बी सी बी। थर्ड स्टैंजा शुरू होता है सी से। इस तरीके से आपस में इंटरलिंक होते हैं स्टैंजा। और इसका इन्वेंशन किसने किया था? दांते ने। दांते अपनी जो फेमस नैरेटिव पोएम डिवाइन कॉमेडी को लिखने के लिए दांते ने टर्जा राइमा का इन्वेंशन किया था। ओड टू द वेस्ट विंड किस में लिखा गया है? टर्जा राइमा में। तो इस तरीके से ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।